ऑलराइट गाइस, सो आज अपन बेसिकली अपील्स एंड रिवीजन के सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है। एसवीएस प्रॉपकॉन डिड नॉट मेक अ क्लेम ऑफ 20 लाख इन द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 व्हिच वाज डिसअलाउड इन द प्रीवियस असेसमेंट ईयर अंडर 43B। आपने रिटर्न ऑफ इनकम भरी और 20 लाख का कोई क्लेम करना भूल गए। तो फॉर एग्जांपल 20 लाख का कोई एक्सपेंस था, 20 लाख का कोई खर्चा था जो आप क्लेम करना भूल गए। हाउएवर द सेड क्लेम वाज आल्सो नॉट कंसीडर्ड बाय द एओ ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग ऑन द ग्राउंड दैट नो रिवाइज रिटर्न वाज फाइल्ड। अच्छा, जब एओ क्या कर रहा था, बेसिकली आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग कर रहा था, ठीक है, जब एओ बेसिकली असेसमेंट कर रहा था तो भी उसने क्लेम को अलाउ नहीं करा। क्यों अलाउ नहीं करा? वो कहता है कि भाई एसएससी ने खुद ही क्लेम नहीं करा तो मैं कैसे अलाउ कर दूं। कैन द एसएससी क्लेम सच क्लेम? कैन द एसएससी नाउ मेक द क्लेम बिफोर द एपलेट अथॉरिटी? एपलेट अथॉरिटी बोलो तो सीआईटी अपील्स और आईटेट। तो अब सवाल आता है कि भाई क्या कोई ये जो एसएससी है, ये जो क्लेम करना भूल गया था, इसको जो है सीआईटी अपील्स या फिर आईटेट के सामने क्लेम कर सकता है? तो आंसर है बिल्कुल क्लेम कर सकता है। देखो, यस द एसएससी इज एंटाइटल्ड टू रेज एडिशनल क्लेम बिफोर द एपलेट अथॉरिटीज। एपलेट अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है? मैंने सीआईटी अपील्स या फिर आईटेट। अच्छा, देखो क्या देखा था, रेस्ट्रिक्शन that the additional claim can be filed by filing a revised return only applies in respect of claim made before the AO। तो आपको बताया कि भाई अगर एओ के सामने आपको एडिशनल क्लेम फाइल करना है, क्लेम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। एसएससी कैन नॉट मेक अ क्लेम बिफोर द एओ अदरवाइज देन बाय फाइलिंग रिवाइज रिटर्न। मतलब आपको रिवाइज रिटर्न ही फाइल करनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। हाउएवर दिस रेस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू एन एडिशनल क्लेम मेड बिफोर द अपलेट अथॉरिटी। तो अगर आप अपलेट अथॉरिटी के पास एडिशनल क्लेम करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। Appellate authorities have jurisdiction to permit additional claim before him, though the exercise of such jurisdiction is entirely the authority का discretion। तो अगर सीआईटी अपील से फिर आईटेट चाहे, की मर्जी है, उनकी मर्जी है। देखो क्या दे रखा है, एंटायरली देयर ऑथोरिटीज एंटायरली द अथॉरिटी का डिसीजन। अगर वो चाहे तो क्या कर सकते हैं? एडिशनल क्लेम को एडमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका मन करा कि मुझे एडमिट नहीं करना है तो फिर वो नहीं करेंगे। बेसिकली किसका डिसीजन रहेगा? ये अथॉरिटी का डिसीजन रहेगा कि भाई हम एडिशनल क्लेम को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। अच्छा, इट वॉज सो हेल्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। दिस व्यू इज ऑल्सो इंडोर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब बेसिकली ये जो अपने बात कही ना कि भाई अपलेट अथॉरिटीज क्या कर सकती है? एडिशनल क्लेम को एडमिट कर सकती है। ये हाई कोर्ट ने भी कंफर्म करा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म करा था। Therefore, an additional claim can be raised before the appellate authorities even if no revised return is filed. Very easy। तो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, देखो क्या रखा है, एग्जामिन द करेक्टनेस। An appeal before ITET cannot be decided in the event of difference of opinion between the judicial member and accountant member on a particular ground। तो आपको पता है कि भाई अगर आईटेट के पास आपने कोई अपील फाइल करी है तो डिसीजन कैसे जाएगा? डिसीजन जो है मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियन के बेसिस पे जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेंबर जो है इक्वल है अपने ओपिनियन में, दो मेंबर्स है और दोनों का ओपिनियन अलग अलग है, अब समझ नहीं आ रहा कि भाई किसका ओपिनियन सही है या फिर किसका डिसीजन फाइनल है, तो अपन क्या करेंगे? मैटर को रेफर करेंगे, मैटर को रेफर करेंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करेगा? देखो, एंड द केस शैल बी रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर हियरिंग ऑन सच पॉइंट बाय वन और मोर ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। Such point or points shall be decided according to the opinion of majority of members of the tribunal who heard the case, including those who first heard it। बेसिकली सबसे पहला पॉइंट अपन क्या बताएंगे कि भाई देखो क्या रखा है, इन द इवेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द मेंबर्स द मैटर शैल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी। मतलब बेसिकली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी ओपिनियंस पे लिए जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर दो जज थे, इसने जो है ये डिसीजन दिया, इसने ये डिसीजन दिया, मतलब दोनों ने अलग अलग डिसीजन दिया। अब सवाल नहीं आ रहा कि सवाल ये आता है कि भाई किसका डिसीजन फाइनल हो। तो बेसिकली क्या करेगा? प्रेसिडेंट एक और मेंबर को अपॉइंट कर देगा। मेंबर जो डिसीजन देगा, वो मेंबर जो डिसीजन देगा, अब अपने पास क्या होगा? तीन मेंबर्स हो गए। अब इसके इसमें क्या होगा? जिसका भी मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियन रहेगा वो वाला डिसीजन क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। तो अगर मेंबर्स क्या है? इक्वली डिवाइडेड है, मेंबर्स इक्वली डिवाइडेड है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? तीसरे मेंबर को अपॉइंट कर देगा, तीसरे जज को अपॉइंट कर देगा। फिर आप देखेंगे कि भाई तीनों ने जज ने क्या क्या डिसीजन दिया है और मेजॉरिटी के बेस क्या जाएगा। फिर वो क्या देखा है, हाई कोर्ट डज नॉट हैव द इनहेरेंट पावर टू रिव्यू एन अर्लियर ऑर्डर पास बाय इट ऑन मेरिट्स। तो बिल्कुल गलत बात है। हाई कोर्ट के पास पावर होती है, हाई कोर्ट के पास क्या है? पावर होती है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो अपन कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के पास बिल्कुल पावर होती है कि वो क्या कर सकता है? अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। तो देखो, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाई कोर्ट का हम बताएंगे कि भी बिल्कुल हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने ऑर्डर को क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। अपने ऑर्डर को क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। और कहाँ पे डिसाइड हुआ था? ये सीआईटी वर्सेस मेघालय स्टील लिमिटेड के केस में डिसाइड कर दिया गया था। पढ़ लेते हैं, देखो क्या देखा है। द सुप्रीम कोर्ट इन सीआईटी वर्सेस मेघालय स्टील लिमिटेड ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ रिव्यू would inher on high courts being the court of record under article 215 of the constitution। There is nothing to preclude a high court from exercising the power of review which is inherent in every court of plenary jurisdiction to prevent miscarriage of justice or to correct the grave and palpable errors committed by it। तो ये कह रहा है कि भाई अगर हाई कोर्ट ने क्या करा है, अगर हाई कोर्ट ने कोई एरर वेरर कर दिया ऑर्डर को पास करने में, तो ऑर्डर को क्या कर सकता है? रिव्यू करके वापस डिसीजन दे सकता है। अच्छा, टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, हमें जो है क्या करना है? न्याय देना है। अगर फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा
और उसको लग रहा है कि भाई जो मैंने ऑर्डर पास करा वो गलत है, तो क्या कर सकता है बेसिकली उसको रिव्यू करके दूसरा ऑर्डर पास कर सकता है। फिर वो दे रखा है द सुप्रीम कोर्ट observe that section 268 does not purport in any manner to curtail or restrict the application of provisions of CRCP. It states that all the provisions that would apply qua appeals in CRCP would apply to the appeals under 260A. So the Supreme Court opined that this does not in any manner suggest either that the other provisions of CRCP are necessarily excluded or that the High Court का inherent jurisdiction in any manner affected. मतलब बेसिकली आपको इतनी राम कथा नहीं लिखनी है, नहीं लिखनी है, आपको तो बस ये कोट करके आना है सीआईटी वर्सेस मेघालय स्टील लिमिटेड के बेसिस पे आपको बस इतना सा कोट करना है कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अपने अपने ऑर्डर को इनहेरेंटली करके क्या कर सकता है, नया ऑर्डर पास कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास पावर होती है टू रिव्यू एन अर्ली ऑर्डर पास बाई इट ऑन मेरिट्स। अब ये डिसीजन लेके आ जाओगे, बोल देना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सीआईटी वर्सेस मेघालय स्टील लिमिटेड में इस चीज़ को कंफर्म करा था, फिर आप बता दोगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है वो, एरर्स को करेक्ट करने के लिए या फिर जस्टिस को एग्जिस्ट करने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए, राइट। और प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, कि भाई दूसरे बंदे के साथ अन्याय ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपना पास रिव्यू का पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये किसकी बात हो रही है, हाईकोर्ट की बात हो रही है। वेरी इजी, आगे बढ़े। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्या कह रहा है, क्या आईटेट के पास फॉलोइंग पावर्स हैं, पावर टू अलाउ द एसएससी टू अर्ज एनी ग्राउंड ऑफ अपील विच वाज नॉट रेज्ड बाय हिम बिफोर द सीआईटी अपील्स। तो क्या बेसिकली वो न्यू ग्राउंड ऑफ अपील को क्या कर सकता है, एडमिट कर सकता है, जो कि एसएससी ने सीआईटी अपील्स के सामने क्लेम नहीं करी थी। सो पावर टू अलाउ एसएससी टू अर्ज एनी ग्राउंड ऑफ अपील विच वाज नॉट रेज्ड बाय हिम बिफोर द सीआईटी अपील्स। तो हम कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जो अपना आईटेट होता है, इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, वो किसी दूसरे ग्राउंड को क्या कर सकता है, एडमिट कर सकता है, भले ही एसएससी ने वो ग्राउंड पहले किसी के सामने रेज नहीं करा था। तो एओ के सामने रेज नहीं करा, सीआईटी अपील के सामने रेज नहीं करा, आईटेट के सामने वो जो है एक नया ग्राउंड ऑफ अपील रेज कर सकता है। तो आईटेट के पास पावर है टू एंटरटेन क्वेश्चन रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। द ट्रिब्यूनल इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द इशू अराइजिंग आउट ऑफ द अपील बिफोर सीआईटी अपील्स। तो ट्रिब्यूनल को हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी है, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, मैटर को कंसिडर कर सकता है। इट हैज द पावर टू अलाउ द एसएससी टू अर्ज एनी ग्राउंड नॉट रेज्ड बिफोर द सीआईटी अपील्स, हाउएवर द रेलेवेंट फैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ग्राउंड शुड बी ऑन रिकॉर्ड। और ये डिसीजन कहाँ पे दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट इन एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट इन एनटीपीसी में ये डिसीजन दिया गया था कि जो अपना आईटेट है वो एडिशनल ग्राउंड क्या कर सकता है, एडमिट कर सकता है, भले ही एसएससी ने वो जो है एओ के सामने और सीआईटी अपील्स के सामने रेज नहीं करे थे। तो देखो क्या रखा है, पावर टू रिकॉल इट्स ओन ऑर्डर सोनली फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो हमने कहा बिल्कुल आप कर सकते हो, अगर आप अपने ऑर्डर को क्या कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, ठीक है, किस लिए रिकॉल कर रहे हो, ताकि आप क्या कर सको, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को ठीक कर सको, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। अच्छा, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल दिया जाए, देखो फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल देते हैं। ये एओ है, ये सीआईटी अपील्स है, एओ है, ये सीआईटी अपील्स हो गया, और ये क्या हो गया, आईटेट हो गया। इधर कोई 20 लाख का एक्सपेंस था, 20 लाख का एक्सपेंस था जो आपने क्लेम कर लिया था, एओ बोलता है क्लेम अलाउ नहीं करा जाएगा, एओ बोलता है क्लेम अलाउ नहीं करा जाएगा, उसने क्या करा, डिसअलाउ कर दिया। आपने अपील फाइल कर दी सीआईटी अपील्स में, आपने अपील फाइल कर दी सीआईटी अपील्स में, और सीआईटी अपील्स ने भी क्या बोला कि जो एओ बोल रहा है ना वो बात सही है, मतलब 20 लाख का खर्चा डिसअलाउ कर दिया गया। आपने अपील फाइल करी आईटेट में, ठीक है, आपने अपील फाइल करी आईटेट में, आईटेट ने क्या करा, आईटेट ने जो है 20 लाख का खर्चा अगेन डिसअलाउ कर दिया। लेकिन आप एक और क्लेम था, एक और जो है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का क्लेम था जो एओ ने डिसअलाउ कर दिया था, आपका एओ ने जो है 10 लाख का डिसअलाउ कर दिया था। अच्छा, उस पर आपने अपील फाइल नहीं करी थी, उस पर आपने जो है सीआईटी अपील्स के सामने अपील फाइल नहीं करी थी, तो आईटेट के सामने आप जो है उसको क्या कर सकते हो, उठा सकते हो, ग्राउंड ऑफ अपील रेज कर सकते हो कि देखो एओ ने क्या करा था, टोटल 30 लाख का मेरा जो है एक्सपेंस डिसअलाउ करा था, मैंने तो सिर्फ 20 लाख के अगेंस्ट क्या करी थी, अपील फाइल करी थी। आईटेट को आप ये कह सकते हो कि आप जो है क्या करो, इस 10 लाख पे भी डिसीजन दे दो। तो मैंने क्या करा, एक नया ग्राउंड ऑफ अपील रेज करा बिफोर आईटेट, जो मैंने पहले कभी भी रेज नहीं करा था, ठीक है ना। तो एओ ने आपकी जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसमें टोटल 30 लाख का जो है खर्चा डिसअलाउ करा था, आपने पहले तो क्या करा, सिर्फ और सिर्फ 20 लाख पे अपील फाइल करी, 20 लाख पे अपील फाइल करके क्या करा, डिसीजन लिया। आप जो है आईटेट के सामने ये कह सकते हो भाई एओ ने और 10 लाख क्या करा था, डिसअलाउ करा था, जो कि मैं आपके सामने रेज करता हूँ, आप इस पर भी जो है अपना डिसीजन दे दो, ठीक है। तो एनी न्यू ग्राउंड ऑफ अपील आप क्या कर सकते हो, आईटेट के सामने रेज कर सकते हो। अब देखो क्या रखा है, पावर टू रिकॉल इट्स ओन ऑर्डर सोनली फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, मैंने आपको बताया बिल्कुल। अब देखो इसमें इन लोगों ने इतनी बड़ी रामकथा देख रही है, आप इसको पढ़ना। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व करा that the justification of order passed by the tribunal calling its own order is required to be tested on the basis of law। मतलब हम क्या देखेंगे, लॉ के बेसिस पे देखेंगे। अच्छा देखो क्या दे रखा है, on the basis of law laid down by the apex court in this case dealing with the tribunal का power under 254 to recall its order where prejudice has resulted to a party due to apparent omission, mistake या फिर error committed by the tribunal while passing the order। such recalling of the order
फॉर करेक्टिंग एन अपरेंट मिस्टेक कमिटेड बाय द ट्रिब्यूनल हैज नथिंग टू डू विद द डॉक्ट्रिनल कंसेप्ट ऑफ इनहेरेंट पावर टू रिव्यू। तो हम बेसिकली अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर रहे, हम अपने ऑर्डर को रिकॉल कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को करेक्ट कर सकें। इट इज अ वेल सेटल्ड प्रोविजन ऑफ द लॉ द ट्रिब्यूनल हैज नो इनहेरेंट पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। तो अपन ने देखा था कि भाई हाई कोर्ट के पास क्या होता है, पावर होता है रिव्यू करने का, लेकिन हाईटेट के पास कोई पावर नहीं है। हाईटेट अपने ऑर्डर को जो है रिव्यू नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है सोनली फॉर करेक्टिंग द मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो इट इज अ वेल सेटल्ड प्रोविजन, एक वेल सेटल्ड प्रोविजन है कि भाई जो आईटेट है उसके पास इनहेरेंट पावर ऑफ रिव्यू नहीं है, हाई कोर्ट के पास होती है। अपने देखा था ना सीआईटी वर्सेस मेघालय स्टील्स में। However, the power to recall has to be distinguished from the power to review. Power to recall और power to review अलग अलग चीज़ है। While the tribunal does not have the inherent power to review, it can recall its order for the purpose of correcting a mistake apparent from record। तो हम बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो, अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ करेक्टिंग अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। और रिकॉल करना और रिव्यू करना दोनों अलग अलग चीज़ें हमने इस केस में बता दिया। तो जो मैंने आपको बताया वही लोगों ने दे रखा है, अब उसको पढ़ लेना, ईजी है। हाँ, स्क्रीन इज बैक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या रेक्टिफिकेशन ऑर्डर अंडर 254 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बी पास बाय द आईटेट बियॉन्ड 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड वाज पास्ड। तो आपको पता है कि भाई 254 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या होता है, जो इनकम टैक्स अप्लाई ट्रिब्यूनल होती है, आईटेट होता है, वो अपने ऑर्डर को क्या कर सकती है, रेक्टिफाई कर सकती है। अच्छा, टाइम लिमिट क्या होती है, अगर आपने टाइम लिमिट पढ़ी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। टाइम लिमिट होती है ये रही, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बाय आईटेट, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बाय आईटेट। तो आईटेट क्या कर सकता है, अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है। अगर खुद से करना चाहता है तो कब तक कर सकता है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड। अगर वो खुद से रेक्टिफाई करना चाहता है तो कब तक कर सकता है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ विच द ऑर्डर वाज पास्ड। अगर एसएससी या फिर एओ ने एप्लीकेशन दी है कि भाई आप क्या करो, अपनी कोई अपरेंट मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई करो, तो आईटेट क्या करेगा, आईटेट जो है रेक्टिफाई कर देगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। ठीक है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। अच्छा, एसएससी को क्या करना पड़ेगा, एसएससी को बेसिकली एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड। तो ऑर्डर पास हुआ, उसके विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड, एसएससी एप्लीकेशन फाइल कर देगा कि भाई देखो क्या है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, आप इसको रेक्टिफाई करो। अब आईटेट क्या करेगा, आईटेट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, ऑर्डर पास करेगा, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेगा। अब अपना क्वेश्चन ये कह रहा है, अपना ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, 6 महीने एक्सपायर हो चुके, आईटेट ने अभी भी ऑर्डर पास नहीं करा, ठीक है, तो क्या अभी भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल आपको रेक्टिफिकेशन करना है। पहले तो हमने पूरा प्रोविजन समझाया, फिर हमने क्या बोला, देखो where the application for rectification is made by the AO or the SSC within 6 months from the end of the month in which the order sought to be rectified was passed, ITET is bound, ITET is bound। देखो ITET की ड्यूटी बनती है, ITET की ड्यूटी बनती है टू डिसाइड द एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन। तो ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन का मतलब क्या है कि भाई हम टाइम लिमिट्स को देख के ऑर्डर पास नहीं करेंगे, हम मेरिट्स पे ऑर्डर पास करेंगे कि भाई अगर गलती हो रखी है तो आपको ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा। तो अगर एसएससी या फिर एओ ने क्या करा, एप्लीकेशन दी, एसएससी या फिर एओ ने एप्लीकेशन दी कि भाई आप जो है क्या करो, ऑर्डर को रेक्टिफाई करो, तो आईटेट को विद इन 6 मंथ ऑर्डर को रेक्टिफाई करना है। अगर 6 महीने खत्म हो गए, 6 महीने खत्म हो गए, उसने ऑर्डर को रेक्टिफाई नहीं करा, फिर भी उसको ऑर्डर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इट इज बाउंड टू डिसाइड द एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स, ठीक है, मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे जो है उसको ऑर्डर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि भाई कैन द रेक्टिफिकेशन बी पास्ड, कैन द रेक्टिफिकेशन ऑर्डर बी पास्ड बाय द आईटेट बियॉन्ड 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड वाज पास्ड। हम कहेंगे बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा, आप बाउंड हो। That is the order can be rectified after the expiry of 6 months from the end of the month in which the order sought to be rectified was passed। लेकिन एप्लीकेशन, however the एप्लीकेशन आपको जो है 6 महीने के अंदर ही देनी पड़ेगी। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आपको एप्लीकेशन, आपको जो है क्या करना है, एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर देनी ही पड़ेगी फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड। आपने एप्लीकेशन दे दी, आपने एप्लीकेशन दे दी, आपने एक बार एप्लीकेशन दे दी, तो उसके विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, आईटेट क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। और 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास नहीं करा उसने, फिर भी उसको ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ मेरिट्स। ठीक है, मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे उसको ऑर्डर पास करना है, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में क्या होता है, चीजों को अपन वेरीफाई करते हैं, फैक्ट्स को वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, अपन को जो है लॉ को इंटरप्रेट करना है। तो एक्सप्रेशन क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसका जनरल मतलब क्या होता है वो देख लो। एक्सप्रेशन क्वेश्चन ऑफ लॉ इज नॉट डिफाइंड, लेकिन उसका जनरल मतलब क्या है,
कि भाई इट कॉल्स फॉर अ डिस्कशन फॉर एन अल्टरनेटिव व्यू, हम बैठ के विचार विमर्श करेंगे कि भाई ये वाला फैक्ट सही है या फिर ये वाला व्यू सही है, राइट। वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स द सब्सटेंशियल राइट ऑफ द पार्टीज, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई क्वेश्चन ऑफ लॉ की वजह से पार्टीज के राइट्स इफेक्ट हो रहे हों। इफ ए क्वेश्चन इज ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, द इशू इज नॉट फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी, या वेर इट इज ओपन, वेर इट इज एन ओपन क्वेश्चन, वेर इट इज एन ओपन क्वेश्चन इन द सेंस दैट इशू इज नॉट सेटल्ड, भाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने या फिर प्रीवी कोर्ट ने या फिर फेडरल कोर्ट ने इसको सेटल नहीं करा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन ऑफ लॉ एक अलग चीज होती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अलग चीज होती है। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि हम इंटरप्रिट करेंगे लॉ को, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब ये होता है कि भाई हम फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करेंगे, आपने परचेज करिए कि नहीं करिए वो ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस देखेंगे। अच्छा कोई खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आपको समझ में आ गया, याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ के भूल जाओ, काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछने वाला। अब देखो क्या दे रखा है इसके अंदर। आपने एक चीज पढ़ रखी है, आपने एक चीज पढ़ रखी है कि भाई अगर डिपार्टमेंट को अपील फाइल करनी है, डिपार्टमेंट को अपील फाइल करनी है तो एक मॉनिटरी लिमिट सरकार ने सेट कर रखी है, अगर वो मॉनिटरी लिमिट फुलफिल हो रही है तो ये आप क्या कर सकते हो, तो ये जो है आप अपील फाइल कर सकते हो। देखो दिखाते हैं आपको, देखो ये रही, अगर डिपार्टमेंट को अपील फाइल करनी है तो वो अपील फाइल कर सकता है, लेकिन छोटे मोटे केस में नहीं करेगा, छोटे मोटे में केस में नहीं कर सकता। उसको देखना है कि भाई टैक्स इफेक्ट फ्रॉम द अपील जो है अगर फॉलोइंग अमाउंट से ज़्यादा है तो ही वो क्या कर सकता है, तो ही वो अपील फाइल कर सकता है। क्या अमाउंट है देखो, अगर उसको जो है आईटेट के सामने अपील फाइल करनी है तो छोटा मोटा केस नहीं होगा, अगर टैक्स इफेक्ट जो है 50 लाख से ज़्यादा है तो ही उसको क्या कर सकता है, बेसिकली वो अपील फाइल कर सकता है। इसी तरह से अगर अपील आपको हाई कोर्ट पे फाइल करनी है तो आपका जो टैक्स इफेक्ट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, मतलब जो बेसिकली टैक्स का डिफरेंस आ रहा है वो जो है 50 लाख या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। अब देखो इतनी कहानी समझ में आ गई, तो सरकार ने जो है एक लिमिट फिक्स कर रखी है, सरकार ने डिपार्टमेंट को आकर देख तू छोटे मोटे केस में हमारे पास मत आ जाना, अगर तुझे आईटेट के पास अपील फाइल करनी है तो ये देखना कि टैक्स इफेक्ट जो है 50 लाख से ज़्यादा का हो रहा है। इस तरह से हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने लिमिट डिसाइड कर दी। अब देखो हुआ क्या कि भाई एक एसएससी है, ये एक एसएससी है और ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ने जो है आईटेट के सामने अपील फाइल नहीं करी क्योंकि इसका जो टैक्स इफेक्ट था वो कितना आ रहा था, 10 लाख आ रहा था, ठीक है। और एक पर्टिकुलर मैटर था कि और एक पर्टिकुलर मैटर था, इस मैटर पे जो है अपील फाइल नहीं करी, और क्यों फाइल नहीं करी, क्योंकि इसका टैक्स इफेक्ट जो है 10 लाख आ रहा था। अगले साल यही एसएससी है, अगले साल यही एसएससी है, उसने क्या करा, वही वाला कांड करा, लेकिन अब टैक्स इफेक्ट आ रहा है कितने का, 1 करोड़ का। तो अब जो है बेसिकली डिपार्टमेंट ने आईटेट को अपील फाइल कर दी। अब ये एसएससी कहता है तो भाई देखो आप जो है अपील फाइल नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट बोला भाई क्यों, एसएससी बोलता है देखो पिछले साल भी यही कांड करा था मैंने, लेकिन पिछले साल आपने अपील फाइल नहीं करी थी, तो इस साल भी आप फाइल नहीं कर सकते। सरकार ने क्या प्रोविजन बनाया, सरकार ने प्रोविजन बनाया कि भाई अगर डिपार्टमेंट ने क्या करा, अपील फाइल नहीं करी किसी पर्टिकुलर केस में, क्यों अपील फाइल नहीं करी, क्योंकि टैक्स इफेक्ट कम था, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगले साल आप जो है डिपार्टमेंट को ये कह दोगे कि भाई आपने पिछले साल हमारे जो है अपील फाइल नहीं करी तो इस साल भी अपील फाइल नहीं कर सकते। तो डिपार्टमेंट इज नॉट प्रिक्लूडेड, डिपार्टमेंट को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है अगले साल इस पर्टिकुलर एसएससी के केस में। कहानी समझ में आ रही है ना। तो ये एसएससी बोलता है कि पिछले साल आपने अपील फाइल नहीं करी थी इस पर्टिकुलर कांड पे, तो इस साल भी मैंने वही कांड करा है, इस साल आप क्यों अपील फाइल कर रहे हो। सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर पिछले साल डिपार्टमेंट ने जो है अपील फाइल नहीं करी थी, ये देखते हुए कि भाई टैक्स इफेक्ट जो है मॉनिटरी लिमिट से कम था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई फ्यूचर में जो है वो अपील फाइल नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर कांड पे जो एसएससी ने करा है या फिर किसी दूसरे बंदे ने करा है। तो कोई दूसरा बंदा भी ये कह सकता है कि भाई देखो आप जो है मेरे अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते क्योंकि पिछले साल आपने जो है किसी दूसरे पर्टिकुलर एसएससी केस में इसी सेम कांड पे अपील फाइल नहीं करी थी। कहानी समझ में आई आपको। अब देखो आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। एक इनकम टैक्स अथॉरिटी है, उसने अपील फाइल नहीं करी टू द आईटेट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील्स अगेंस्ट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ पर्टिकुलर इशू इन द केस ऑफ वन एसएससी। एक पर्टिकुलर एसएससी के केस में जो है आपने अपील फाइल नहीं करी, और उस एसएससी का नाम क्या है, अल्पी है। ऑन द ग्राउंड क्यों फाइल नहीं करी अपील, क्योंकि आपका टैक्स इफेक्ट जो है मॉनिटरी लिमिट से कम आ रहा था। अब क्या होता है देखो, अब जो है अगले साल क्या होता है, सिमिलर इशू, अगले साल क्या होता है, सिमिलर इशू अरोज इन द असेसमेंट ऑफ अल्पी एंड सिस्टर पल्की विच वॉज डिसाइडेड बाय द सीआईटी अपील्स अगेंस्ट द डिपार्टमेंट। अब ये पूछा है कि भाई कैन द डिपार्टमेंट मूव एन अपील टू हाई कोर्ट, सॉरी कैन द डिपार्टमेंट मूव एन अपील टू ट्रिब्यूनल, सीआईटी अपील्स की जो है अपील कहाँ जाती है, ट्रिब्यूनल पे जाती है। कैन द डिपार्टमेंट मूव एन अपील टू ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ ये वाला ईयर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील्स फॉर अल्पी एंड सिस्टर पल्की। हम कहेंगे बिल्कुल कर सकते हो, अगर पिछले साल हमने अपील फाइलिंग करी थी ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट अब टैक्स इफेक्ट बहुत कम आ रहा था, मॉनिटरी लिमिट से कम आ रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगले साल भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते, आप अपील फाइल कर सकते हो अगर टैक्स इफेक्ट ज्यादा आ रहा है तो। अब देखो पढ़ लो, सीबीडीटी मतलब जो अपना बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, is empowered to issue orders, instructions, directions to the other income tax authorities fixing monetary limits to regulate the filing of appeal or application for the reference by income tax authority.
सरकार ने जो है मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर रखी है कि अगर आपको अपील फाइल करनी है तो कब कर सकते हो। फिर देखो आगे क्या देखा है, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अपील फाइल नहीं करी है ऑन एनी इशू इन केस ऑफ एसएससी फॉर एनी असेसमेंट ईयर ड्यू टू द अबोव मेंशन ऑर्डर इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन और सिविलिटी, मतलब बेसिकली मॉनेटरी लिमिट से कम था इसलिए आपने जो है अपील फाइल नहीं करी, सच ऑर्डर शेल नॉट बी प्रेक्लूडेड, सच अथॉरिटी शेल नॉट बी प्रेक्लूडेड। हमने आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है, वो जो अथॉरिटी वो क्या कर सकती है, बाद में अपील फाइल कर सकती है। सच ऑर्डर शेल नॉट बी प्रेक्लूडेड फ्रॉम फाइलिंग एन अपील or application for reference to the same issue in the case of same SSC for any other assessment year or any other SSC for the same or any other assessment year। मतलब बेसिकली जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो अपील फाइल कर सकती है, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो अपील फाइल कर सकती है दूसरे पर्टिकुलर एसएससी के केस में या फिर उसी एसएससी के केस में। फर्दर इन सच अ केस इट शेल नॉट बी लॉफुल फॉर द एसएससी टू कंटेंट, एसएससी ये नहीं कह सकता कि भाई देखो आपने पहले तो अपील फाइल नहीं करी, आप अपील कैसे फाइल कर रहे हो। तो इन व्यू ऑफ द प्रोविजन इट वुड बी इन ऑर्डर फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू मूव एन अपील, मतलब बेसिकली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। इजी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले मैं आपको एक बार प्रोविजन रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले आपको जो है एक बार क्विकली प्रोविजन रिवाइज करा देते हैं। देखो आपने जो है क्या करा, आईटेट के सामने अपील फाइल करी, कि आईटेट के सामने अपील फाइल करी और कहा कि भाई आप जो है जो भी सीआईटी बिल से डिमांड निकाली है ना, आप उसको एक बार स्टे लगा दो, उस पर क्या कर दो, स्टे लगा दो। जब तक कि आपका डिसीजन नहीं आ जाता आप जो है उस पर स्टे लगा दो। आईटेट क्या बोलेगा, आईटेट बोलेगा ठीक है हम 180 दिन का स्टे लगा देते हैं, तेरी डिमांड पे 180 दिन का क्या करते हैं, स्टे लगा देते हैं, बट कंडीशन ये है कि तुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन ये है कि तुझे 20% एटलीस्ट अमाउंट हमें जमा कराना पड़ेगा। तो जो आईटेट होता है, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल होता है, वो आपकी डिमांड पे स्टे लगा देगा अगर एप्लीकेशन एसएससी देता है, और मैक्सिमम स्टे कितने का होगा, मैक्सिमम स्टे 180 दिन का होगा। अच्छा देखो क्या दे रखा है, अगर आईटेट ने जो है 180 दिन के अंदर जजमेंट नहीं दिया, आईटेट ने 180 दिन के अंदर जजमेंट नहीं दिया और गलती एसएससी की नहीं थी, आईटेट की वजह से ही जो है 180 दिन के अंदर डिसीजन नहीं आया, तो आईटेट क्या कर सकता है, जो स्टे पीरियड क्या है, स्टे पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकता है, उसको एक्सटेंड कर सकता है, बट कंडीशन ये है कि भाई ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन 365 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या बताया मैंने आपको बस इतना से बताया कि भाई अगर आईटेट ने 180 दिन के अंदर ऑर्डर पास नहीं करा, आईटेट ने जो है 180 दिन के अंदर ऑर्डर पास नहीं करा और गलती एसएससी की नहीं थी, तो आईटेट क्या करेगा, जो स्टे पीरियड है ना, स्टे पीरियड है उसको एक्सटेंड कर देगा, लेकिन ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 365 डेज तक हो सकता है। अब अगर 365 दिन के अंदर भी जो है आईटेट ने ऑर्डर पास नहीं करा और गलती एसएससी की नहीं है, अगर 365 दिन के अंदर भी ऑर्डर पास नहीं करा और गलती एसएससी की नहीं है, तो क्या स्टे ऑफ डिमांड वेकेट हो जाएगा, क्या मतलब स्टे ऑफ डिमांड खत्म हो जाएगा, सरकार कहती है नहीं, अगर एसएससी की गलती नहीं है तो स्टे ऑफ डिमांड वेकेट नहीं होगा, तो एसेसिंग ऑफिसर है वो एसएससी से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता, तो डिमांड पे अभी भी स्टे ही लगा रहेगा। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई अगर अपील इज नॉट डिस्पोज ऑफ विद इन 365 डेज, तो ऑर्डर ऑफ स्टे शेल स्टैंड वेकेटेड ओनली डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ द अपील इज अट्रिब्यूटेबल टू द एसएससी। तो अगर 365 दिन के अंदर ऑर्डर पास नहीं हुआ और गलती एसएससी की थी तो स्टे ऑफ डिमांड वेकेट हो जाएगा, लेकिन अगर एसएससी की गलती नहीं थी तो स्टे ऑफ डिमांड वेकेट नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, अब आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। A petition for stay of demand was filed by XYZ Limited before the ITET in respect of a disputed demand for which the appeal was pending before it. Appellate Tribunal ITET बोले तो ITET ने जो है क्या करा, ग्रैंड डिमांड पे स्टे लगा दिया, कब लगाया, 1/1/2024 को लगाया, 180 दिन के लिए लगाया। अच्छा ऑन द डिपॉजिट ऑफ 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स बाय द XYZ लिमिटेड, तो आपको पता है कि भाई अगर आपको जो है क्या लेना है, स्टे लेना है आईटेट के सामने, तो आपको 20% पैसा जमा कराना पड़ता है। तो बेसिकली 1/1/2024 को लग गया कितने दिन का स्टे, 180 दिन का स्टे लग गया। फिर देखो क्या देखा है, देर आफ्टर द बेंच वॉज फंक्शनिंग इंटरमिटेंटली टिल 1/1/2025, मतलब 1/1/2024 से लेके 1/2/2025, मतलब एक साल के बाद भी ऑर्डर पास नहीं हुआ, एंड देयरफॉर द डिस्प्यूटेड ऑर्डर कुड नॉट बी डिस्पोज ऑफ, तो बेंच ने जो है एक साल के बाद भी ऑर्डर पास नहीं करा। अच्छा 1/1/2024 को क्या हो गया था, 1/1/2024 को जो है बेसिकली स्टे ऑफ डिमांड ग्रांट हो गया था। एसएससी जो है जून 2024 में, एसएससी जो है जून 2024 में कहाँ पहुंचता है, आईटेट के पास पहुंचता है और एप्लीकेशन देता है कि भाई आप जो ये मेरा स्टे पीरियड है ना इसको एक्सटेंड कर दो, क्योंकि अभी तक आपने ऑर्डर पास नहीं करा, तो उसको एक्सटेंशन मिल जाता है, उसको जो है एक्सटेंशन मिल जाता है। और आपको पता है मैक्सिमम एक्सटेंशन कब तक मिल सकता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल सकता है 365 दिन तक। तो बताओ 1/1/2024 से लेके 1/1/2024 से अगर मैं 365 गिनता हूँ तो कितना होता है, 31/12/2024। तो देखो क्या दे रखा है, 31/12/2024 तक मुझे क्या मिल गया, स्टे मिल गया, स्टे ऑफ डिमांड मिल गया। अच्छा फिर देखो क्या दे रखा है, देर आफ्टर ऑन 5/1/2025, मतलब 31/12/2024 के बाद, मतलब 365 दिन खत्म हो गए। जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो आपसे रिकवरी करने के लिए आपका बैंक अकाउंट क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है। जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो आपका रिकवरी करने के लिए बैंक अकाउंट अटैच कर देता है। कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि भाई जो आपने पैसा अटैच कराया ना वो वापस हमें दे दो, क्योंकि अभी तक जो स्टे ऑफ डिमांड है वो वेकेट नहीं हुआ है। अच्छा एओ बोलता है, एओ हाउएवर रिजेक्टेड द कंटेंशन ऑफ द एसएससी
स्टेटिंग दैट द स्टे पीरियड जो है 31/12/2024 को खत्म हो गया। सिंस 2024 से लीप ईयर आफ्टर विच द ऑर्डर ऑफ स्टे शुड वेकेटेड ऑटोमेटिकली। तो एओ ये कहता है कि भाई देखो 365 दिन का आपको जो है स्टे पीरियड मिला था वो खत्म हो चुका है, मैं आपसे पैसा रिकवर करूंगा। एसएससी कहता है कि भाई 365 दिन खत्म हो चुके हैं, लेकिन गलती मेरी थोड़ी है, बेंच ने अभी तक डिसीजन नहीं दिया। अब सवाल आता है कि भाई क्या एसएससी का एओ का कंटेंशन सही है? तो अभी आपने प्रोविजन पढ़ रखा है कि भाई अगर 365 दिन खत्म हो जाते हैं, आईटेट ने अभी भी डिसीजन नहीं दिया और गलती एसएससी की नहीं है, तो क्या होगा? स्टे ऑफ डिमांड विकेट नहीं होगा। स्टे ऑफ डिमांड विकेट नहीं होगा, एसएससी ऑफिसर पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता। जो मैंने आपको बताया वही लोगों ने इधर दे रखा है। अच्छा, ये वाली चीज जो है सीआईटी वर्सेस, ये आपको ध्यान रखना, अगर याद रहे तो आपको पेप्सी फूड्स लिमिटेड के अंदर डिसाइड करी गई थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये डिसीजन दिया था सीआईटी वर्सेस पेप्सी फूड्स लिमिटेड में कि भाई अगर 365 दिन खत्म हो जाते हैं और स्टे ऑफ डिमांड विकेट हो जानी चाहिए एज पर द लॉ, और एओ क्या कर लेता है? आपसे पैसा रिकवर कर लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एसएससी को पैसा देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा पैसे दिन खत्म हो गए, आईटेट ने ऑर्डर नहीं दिया, गलती एसएससी की नहीं है, इसमें क्या होगा? स्टे ऑफ डिमांड वेकेट नहीं होगी, स्टे ऑफ डिमांड वेकेट नहीं होगी और एओ पैसा रिकवर नहीं कर सकता। अब देखो क्या दे रखा है, देयरफॉर द कंटेंशन इज नॉट करेक्ट। जो मैंने आपको समझाया पूरा इन लोगों ने उधर ही दे रखा है। अब देख लेना इधर, 1/1/2024 से अगर आप 365 गिनोगे तो कितना होता है? 31/12/2024 होता है। अच्छा, इसने कहा कि भाई जो आपका स्टे ऑफ डिमांड है वो 30/12/2024, मतलब एक दिन पहले वेकेट हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो 2024 है वो क्या होता है? लीप ईयर होता है, तो एक दिन ज्यादा होता है ना, तो अपना जो स्टे ऑफ डिमांड है वो 30/12/2024 को खत्म हो जाएगा। समझ आ गई कहानी? जो मैंने आपको समझाया वही लोगों ने पूरा इधर दे रखा है। जो अपने पहले प्रोविजन एक्सप्लेन कर देना, फिर डिसीजन दे देना। आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एसएससी हु हैज बीन सर्व्ड विद द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट पास्ड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑन 1/1/2024। तो 143 सबसेक्शन 3 का ऑर्डर उसको कब मिल गया? 143 सबसेक्शन 3 का ऑर्डर उसको 1/1/2024 को मिल गया। वो जो है क्या करना चाहता है? 264 के अंदर रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है। एसएससी क्या करना चाहता है? 264 के अंदर रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है। अच्छा, जो सीआईटी है, सीआईटी बोलती है कि भाई मैं तेरी जो है एप्लीकेशन नहीं लूंगी। अच्छा, आपको पता है कि भाई अगर 264 के अंदर आपको जो है रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करनी है तो दो चीजें आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। या तो टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग अपील बिफोर सीआईटी अपील्स एक्सपायर हो चुका है। अगर टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं अपना राइट ऑफ अपील वेव करता हूँ। तो आपको एक चीज पता है कि भाई जो ये ऑर्डर पास हुआ है 1/1/2024, इसके विद इन 30 डेज में आप क्या कर सकते हो? सीआईटी अपील्स के बाद, सीआईटी अपील्स के बाद क्या कर सकते हो? अपील फाइल कर सकते हो। सीआईटी अपील्स के बाद अपील फाइल कर सकते हो। अच्छा, आप जो है सीआईटी अपील्स के बाद अपील फाइल करने की बजाय जो है 264 के अंदर सीआईटी को बोल रहे हो कि भाई इस ऑर्डर को रिवाइज करो, तो ये सीआईटी क्या बोलेगा? सीआईटी बोलेगा कि देख 264 का प्रोविजन ये कहता है कि भाई या तो तेरा टाइम पीरियड ऑफ फाइलिंग अपील एक्सपायर हो गया है, फिर तूने जो है रिवीजन फाइल करी तो हम एंटरटेन कर लेंगे। दूसरा, अगर टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? अपना राइट ऑफ अपील टू सीआईटी अपील्स वेव करना पड़ेगा। तो अपने केस में सीआईटी ने क्या करा? सीआईटी ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि भाई तेरी एप्लीकेशन प्री मैच्योर है। तो क्या सीआईटी सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, सीआईटी बिल्कुल सही है। हमने क्या करना है? 264 के प्रोविजन को पूरा एक्सप्लेन करना है, जो मैंने आपको समझाया वही आपको एक्सप्लेन करना है। कि या तो देखो क्या होता, या तो आप जो है एप्लीकेशन फाइल करते हैं आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, या फिर अगर आप जो है क्या करना चाहते हो 11 तारीख को एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ अपील को वेव ऑफ करना पड़ेगा। तो आपके पास राइट है ना, सीआईटी अपील्स के पास आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप विद इन 30 डेज सीआईटी अपील्स के बाद अपील फाइल कर सकते हो। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको वेव ऑफ करना पड़ेगा, इसको वेव ऑफ करना पड़ेगा। तो ये आपको इधर समझाना है। तो देखो देयरफॉर क्या दे रखा है? कमिश्नर का रिफ्यूजल इज करेक्ट, ठीक है। तो 264 समझता है ना, आपको दिखा भी देते हैं 264 कहाँ है। देखो ये रहा, एसएससी जो है अपील रिवीजन फाइल कर सकता है। एसएससी जो है 264 के अंदर रिवीजन फाइल कर सकता है। कंडीशन क्या है? या तो टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है, टाइम पीरियड क्या हो चुका है? देखो एक्सपायर हो चुका है। या फिर आपने क्या करा है? अपना राइट ऑफ अपील वेव कर दिया है, कि आपने अपना जो है राइट ऑफ अपील वेव कर दिया है। वेरी इजी। आगे बढ़े अब। तो यही प्रोविजन आपको समझाना है और प्रोविजन के बेसिस पे आप जो है डिसीजन दे दोगे कि भाई जो कमिश्नर है, कमिश्नर ने रिफ्यूज कर दिया ना रिवीजन करने से, तो कमिश्नर बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये प्रोविजन 264 का एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एग्जामिन द सर्कमस्टांसेस वेयर द appellant, बोले तो एसएससी, shall be entitled to produce the additional evidence oral or documentary before the CIT appeals other than the evidence produced during the proceeding before the AO। तो एओ के सामने जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो आपने जो है एओ के सामने जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो आपने कोई एविडेंस एओ को नहीं दिया। सीआईटी अपील्स के बाद जब अपील पहुंची तो आप जो है कुछ एडिशनल एविडेंस देना चाहते हो, किसको? सीआईटी अपील्स को। कब कब दे सकते हो?
कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस आप क्या कर सकते हो, एडिशनल एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हो बिफोर सीआईटी अपील्स। अगर एओ हैज रिफ्यूज टू एडमिट द एविडेंस व्हिच सॉट टू हैव बीन एडमिटेड, ठीक है, तो एओ जब असेसमेंट कर रहा था तो उसने कुछ एविडेंस को लेने से ही मना कर दिया था। या फिर अपेलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द एविडेंस व्हिच वाज कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस बाय द एओ। तो बेसिकली एसएससी जो है, एसएससी के पास सफिशिएंट कॉज था कि वो एओ के सामने एडिशनल एविडेंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाया। या फिर अपेलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, देखो अपेलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बिफोर द एओ एनी एविडेंस व्हिच इज रेलेवेंट टू एनी ग्राउंड ऑफ अपील, ठीक है, वो करना भूल गया था। या फिर where the AO has made the order appealed against without giving opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to any ground of appeal। मतलब AO ने जब ऑर्डर पास करा, AO ने जब ऑर्डर पास करा तो AO ने जो है एसएससी को कहा ही नहीं कि भाई तो एविडेंस लाके दो। तो इन चार पर्टिकुलर केस में क्या हो सकता है, इन चार पर्टिकुलर केस में जो एसएससी है, इन चार पर्टिकुलर केस में जो अपना एसएससी है वो क्या कर सकता है, सीआईटी अपील्स के सामने एडिशनल एविडेंस को क्लेम कर सकता है कि भाई एओ ने लेने से मना कर दिया, या फिर एओ ने कहा ही नहीं कि भाई आप एविडेंस लाके दो, या फिर एसएससी वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉस्ट, या फिर लास्ट एसएससी वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग बिफोर द एसएससी ऑफिसर एनी एविडेंस व्हिच इज रेलेवेंट टू एनी ग्राउंड ऑफ अपील। जो रेलेवेंट था लेकिन आप जो है प्रोड्यूस करना भूल गए एओ के सामने, तो आप जो है क्या कर सकते हो, सीआईटी अपील्स के सामने, सीआईटी अपील्स के सामने बेसिकली एडिशनल एविडेंस को क्लेम कर सकते हो। फर्दर नो एविडेंस शैल बी एडमिटेड अनलेस द सीआईटी अपील्स रिकॉर्ड्स इन राइटिंग द रीजंस फॉर इट्स एडमिशन। बेसिकली अगर आपने क्या करा है, एडमिट करा है, सीआईटी अपील्स ने एडिशनल एविडेंस को एडमिट करा है तो उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तो किस रीजन की वजह से वो जो है क्या कर रहा है, एडिशनल एविडेंस को एडमिट कर रहा है। ये वाली चीज समझ आ गई। अब देखो क्या दे रखा है, 263 का क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला तो पॉइंट हो गया। 9 ये पढ़ो क्या दे रखा है। The CIT issued notice to revise the order passed by the AO under 143। तो CIT ने क्या करा, इशू करा नोटिस टू रिवाइज द ऑर्डर पास बाय द एओ अंडर 243 143। तो रिवाइज कर रहा है ऑर्डर, तो कौन सा सेक्शन लगेगा, सीआईटी जो है एओ का ऑर्डर रिवाइज कर रहा है तो सेक्शन 263 लग जाएगा। तो एओ ने क्या, सॉरी एओ ने, हाँ ठीक है, एओ ने जो है 143 के अंदर ऑर्डर पास करा, सीआईटी कमिश्नर को क्या करना चाहता है, 263 के अंदर उस ऑर्डर को रिवाइज करना चाहता है। अब देखो क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल गैदर ड्यूरिंग द सर्वे अंडर 133 आफ्टर द इशू ऑफ फर्स्ट नोटिस। मतलब बेसिकली क्या करा है, सीआईटी अपील्स ने 263 का नोटिस इशू कर दिया, रिवीजन का नोटिस इशू कर दिया। नोटिस इशू करने के बाद, नोटिस इशू करने के बाद 133 ए के अंदर, 133 ए के अंदर क्या हुआ, सर्वे होता है, 133 के अंदर 133 ए के अंदर सर्वे होता है। और जो कमिश्नर है ना, कमिश्नर को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कमिश्नर क्या करता है, 263 का एक और सेकंड नोटिस इशू कर देता है। देखो, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द कमिश्नर on the basis of material gathered during the survey under 133A after the issue of first notice issue होने के बाद कमिश्नर क्या कर देता है, सेकंड नोटिस इशू कर देता है, द कंटेंट्स ऑफ विच वर डिफरेंट फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट नोटिस। अब सवाल आता है कि भाई एग्जामिन वेदर द एक्शन ऑफ द कमिश्नर इज जस्टिफाइड एज ऑफ द सेकंड नोटिस। अब देखो मेरी बात बड़े ध्यान से समझते चलना। वन 143 सबसेक्शन 3 का ऑर्डर अज्यूम करो कि भाई किसने पास करा, 143 सबसेक्शन 3 का ऑर्डर पास कर दिया किसने, एओ ने जो है 143 के अंदर अपना ऑर्डर पास करा। मैं तो लिख लेता हूँ कि एओ ने जो है 143 में अपना ऑर्डर पास करा। अच्छा, कमिश्नर क्या कर रहा है, कमिश्नर बेसिकली इसको रिवीजन कर रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई सीआईटी ने क्या करा, सीआईटी ने 263 के अंदर इसको रिवाइज करना चाहा, सीआईटी ने 263 के अंदर इसको रिवाइज करना चाहा। अच्छा, अज्यूम करो कि भाई जब ये एओ ने ऑर्डर पास करा था तो एक रिपोर्ट, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है एओ को नहीं मिली थी, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर पास होने के बाद वो वैल्यूएशन रिपोर्ट अवेलेबल हो गई। कमिश्नर बोलता है कि भाई अगर इस वैल्यूएशन रिपोर्ट को कंसिडर करा जाए, अगर इस वैल्यूएशन रिपोर्ट को कंसिडर करा जाए तो एसएससी की टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो कमिश्नर ने क्या करा, 263 के अंदर इस ऑर्डर को रिवाइज कर दिया। इतनी कहानी समझाई। अच्छा, रिवाइज कर दिया, ऑर्डर इशू कर दिया, ऑर्डर बोले तो नोटिस इशू कर दिया 263 का। नोटिस इशू करने के बाद उसको जो है क्या मिलता है, सर्वे के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, सर्वे के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो बोलता है कि भाई अगर मैं इस सर्वे की इन्फॉर्मेशन को भी जो है क्या करूँ, 263 का रिवाइज करना चाहूँ तो एसएससी की टैक्स लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो कमिश्नर ने क्या करा, कमिश्नर ने सेकंड नोटिस इशू कर दिया, कमिश्नर ने सेकंड नोटिस इशू कर दिया। अब सवाल आता है ये जो सेकंड नोटिस इशू हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो अपना लॉ ये कहता है, अपना लॉ कमिश्नर को ये कहता है कि देखो जब 143 के अंदर ऑर्डर एओ ने ऑर्डर पास करा था, जब 143 के अंदर एओ ने ऑर्डर पास करा था
और कोई ऐसी रिकॉर्ड है, कोई ऐसी चीज़ है जो उस समय अवेलेबल नहीं थी लेकिन बाद में अवेलेबल हो गई थी, आपने उसको एग्जामिन करा, आपने उसको एग्जामिन करा और उसके बाद नोटिस इशू कर दिया, तो 263 के अंदर रिवीजन पॉसिबल है। तो बेसिकली जब आप एग्जामिनेशन कर रहे थे, जब आप एग्जामिनेशन कर रहे थे तो कोई नया रिकॉर्ड था वो आपके पास अवेलेबल था ना, उसके बेसिस पे आपने क्या करा, उसके बेसिस में 263 का रिवीजन नोटिस इशू कर दिया। नोटिस इशू करने के बाद आपको कुछ नई चीज़ मिलती है, नोटिस इशू करने के बाद आपको कुछ नई चीज़ मिलती है, उसके बेसिस पे आपको लगता है कि भाई ये एसएससी की टैक्स लाइबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपने जो फर्स्ट नोटिस इशू करा है ना, इसके बाद सेकंड नोटिस इशू नहीं कर सकते, क्योंकि 263 का जो प्रोविजन है कमिश्नर को ये कहता है कि जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, एग्जामिनेशन कर रहे हो, उस समय आपके पास जो भी एविडेंस, उस समय आपके पास जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप नोटिस इशू कर सकते हो। नोटिस इशू करने के बाद अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड मिलता है, नई कोई एविडेंस मिलता है, तो उसके बेसिस पे जो है आप वापस अपने ऑर्डर के लिए सेकंड नोटिस इशू नहीं कर सकते। बेसिकली 263 का नोटिस इशू हो गया, उसके बाद आप सेकंड नोटिस इशू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 263 साफ साफ कहता है कि नोटिस इशू करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एग्जामिनेशन करना पड़ता है। किसको? कमिश्नर को। अच्छा, कमिश्नर अगर एग्जामिनेशन कर रहा है और उसको कोई नया रिकॉर्ड मिल जाता है तो उस रिकॉर्ड को वो कंसिडर कर लेगा नोटिस इशू करने में, लेकिन नोटिस इशू करने के बाद उसको कोई नई चीज मिलती है, नोटिस इशू करने के बाद उसको कोई नई चीज मिलती है, तो उसके बेसिस वो सेकंड नोटिस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि 263 इधर ही खत्म हो गया, 263 इधर ही खत्म हो गया। आपने एग्जामिनेशन करा, आपको नया रिकॉर्ड मिला, आपने उसके बेसिस पे 263 का नोटिस इशू कर दिया, बात खत्म। अब मुझे बताओ कि भाई क्या कमिश्नर का जो एक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड नोटिस वो जस्टिफाइड है? तो जो मैंने आपको समझाया वही आपको इधर बताना पड़ेगा कि भाई नहीं, जस्टिफाइड नहीं है। अब देखो, एक्शन ऑफ कमिश्नर जस्टिफाइड नहीं है, एक्शन ऑफ कमिश्नर जस्टिफाइड नहीं है। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? देखो, रिकॉर्ड का मतलब है, रिकॉर्ड का मतलब क्या है? रिकॉर्ड शेल इंक्लूड एंड शेल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव इंक्लूडेड ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय द कमिश्नर। जब कमिश्नर एग्जामिनेशन कर रहा है उस टाइम पे जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे वो क्या कर सकता है, 263 में रिवीजन कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, in other words, the information, material, report, etc., which were not in existence at the time of assessment was made and came into existence afterwards can be taken into consideration by the commissioner for the purpose of invoking the jurisdiction under 263। क्या कहना चाह रहा है कि भाई 143 करते समय हमारे पास कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई तो उसके बेसिस पे आप 263 कर सकते हो। कोई कहना चाह रहा है हाउएवर एट द सेम टाइम, however at the same time in view of the express provisions contained in 263, such information, material, report, etc. can be relied upon by the commissioner only if the same form parts of the record when the action of 263 is taken by the commissioner। तो जब आप 263 के अंदर क्या कर रहे थे, नोटिस इशू कर रहे थे, उस समय आपके पास कौन कौन से एविडेंस अवेलेबल थे, उसके बेसिस पे आप 263 कर सकते हो। आपने एग्जामिनेशन कर लिया, फर्स्ट नोटिस इशू कर दिया, फर्स्ट नोटिस इशू करने के बाद कोई नया एविडेंस मिला, उसके बेसिस पे आप 263 का ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो देखो, एग्जामिनेशन आपने कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, नोटिस इशू करोगे 263 का। इन द प्रेजेंट केस कमिश्नर ने क्या करा, कमिश्नर ने जो है 263 का नोटिस इशू कर दिया आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल एट बिफोर हिम। तो एग्जामिनेशन करके उसने 263 का नोटिस इशू कर दिया। द सब्सिक्वेंट सेकंड नोटिस, द सब्सिक्वेंट सेकंड नोटिस was on the basis of material collected under 133A which was totally unrelated and irrelevant to the issues sought to be revised under the first notice। तो जो सर्वे के दौरान आपको इन्फॉर्मेशन मिली, सर्वे के दौरान आपको जो एविडेंस मिला वो एकदम अनरिलेटेड था विद रिस्पेक्ट टू द नोटिस इशू अंडर with respect to the notice issued under 263 before the survey। Accordingly, the material on the basis of which the second notice was issued could not be said to be record available at the time of examination। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 263 में आप जो है नए रिकॉर्ड को, नए एविडेंस को एग्जामिन करके क्या कर सकते हो, नोटिस इशू कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो उस समय आपके पास वो रिकॉर्ड या वो एविडेंस अवेलेबल हो। आपने एग्जामिनेशन कर लिया, नोटिस इशू कर दिया, नोटिस इशू करने के बाद आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बेसिस पे आप जो है सेकंड नोटिस इशू नहीं कर सकते 263 का। फर्स्ट नोटिस इशू हो गया, 263 का स्कोप खत्म हो गया, 263 का जुरिसडिक्शन खत्म हो गया। ऑलराइट गाइस, ये थोड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे बस इतना से ही पूछेगा ये जो अपन पढ़ रहे हैं। अगर आपने लॉजिकली समझ रखा है तो हमको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने लॉजिक के बेसिस पे आंसर्स देके आ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको एक एक लाइन रटने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग। द पावर्स ऑफ कमिश्नर अपील्स टू एनहांस द असेसमेंट आर प्लेनरी एंड क्वाइट वाइड। क्या कह रहा है कि सीआईटी अपील्स क्या कर सकता है, आपके असेसमेंट को इनहांस कर सकता है, मतलब बेसिकली आपकी टैक्सेबिलिटी बढ़ा सकता है क्या। तो देखो क्या देखा है, द प्रपोजिशन इज करेक्ट इन लॉ, बिल्कुल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन डिस्पोजिंग ऑफ द अपील बिफोर हिम द एपलेट अथॉरिटी कैन ट्रेवल ओवर अ होल रेंज ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। द स्कोप ऑफ हिज पावर इज कोटर्मिनस विद दैट ऑफ एओ। He can do what the AU can do
and can also direct him to do what he has failed to do. He can assess income from sources which have been considered by the AO but not brought to tax. अगर AO ने टैक्स नहीं लगा रखा है तो CIT बिल्स क्या कर सकता है, उस पर टैक्स लगा के आपका असेसमेंट इनहांस कर सकता है. He can consider every aspect of the assessment order and give appropriate relief. The Allahabad High Court ने क्या कहा कि भाई appellate authority is empowered to consider and decide any matter arising out of the proceeding which the order appealed against was passed, notwithstanding the fact that such matter was not raised before him by the SSE. The CIT appeals is entitled to direct additions in respect of items of income not considered by the AO. मतलब बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि CIT appeals क्या कर सकता है, CIT appeal जो है अपने आपके असेसमेंट को एनहांस कर सकता है. Thus the powers of commissioner appeals, in enhancing the assessment are wide and plenary. The appellate authority is vested with all the plenary powers which the subordinate authority may have in the matter. ठीक है, मतलब बेसिकली वही कहना चाह रहा है. CIT appeals क्या कर सकता है, CIT appeals आपकी जो है असेसमेंट को एनहांस कर सकता है. सेकंड देखो क्या दे रखा है. At the time of hearing the rectification application कौन सी रेक्टिफिकेशन की हेयर करते समय the ITET can reappreciate the evidence produced during the proceeding of the appeal hearing. क्या कह रहा है कि जब ITET क्या कर रहा है, जब ITET बेसिकली 254 सबसेक्शन 2 के अंदर 254 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या कर रहा है, वो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को हेयर कर रहा है. the ITET can reappreciate the evidence produced during the proceeding of the appeal hearing. आ जाओ. The proposition is not correct in law. 254 सबसेक्शन 2 में क्या करते हो, 254 सबसेक्शन 2 में आप मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को रेक्टिफाई करते हो. तो 254 subsection 2 specifically empowers the appellate tribunal to amend any order passed by it either suo motu or on the application made by the assessing officer with a view to rectify any mistake apparent from record within 6 months from the end of the month in which the order sought to be amended was passed. The powers of tribunal under 254 subsection 2 relating to rectification of its order are very limited. Such powers are confined to rectifying any mistake apparent from record. The mistake has to be such that for which no elaborate reason or inquiry is required. मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि देखते से ही आपको पता चल रहा है कि भाई ये तो गलती है, हमें कोई भी फर्दर एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्दर एविडेंस को चेक करने की जरूरत नहीं है. सो अकॉर्डिंगली द रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस प्लेस्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपील हियरिंग इज नॉट परमिटेड. मतलब आप एविडेंस को क्या नहीं कर सकते, रीअप्रिशिएट नहीं कर सकते, रीचेक नहीं कर सकते. इट कैन नॉट रीएडजुडिकेट द इशू अफ्रेश अंडर द गार्ब ऑफ रेक्टिफिकेशन. मतलब बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक आईटेट करता है 254 सबसेक्शन 2 के अंदर, इट इज सोली रेस्ट्रिक्टेड टू द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड. का मतलब क्या है कि कोई ऐसी मिस्टेक जो दिखते से आपको लग रही है गलत है, आपको कोई भी फर्दर इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फर्दर एविडेंस को रीअप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है. मतलब कोई भी फर्दर एविडेंस को अपन वापस चेक करेंगे नहीं. बस वही अपने को इधर बात करनी है. इन लोगों ने पूछा कि भाई क्या रेक्टिफिकेशन करते समय आप अपने एविडेंस को क्या करोगे, रीअप्रिशिएट करोगे, रीचेक करोगे. हम कहेंगे नहीं, रेक्टिफिकेशन करते समय हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे. High Court cannot interfere with the factual finding recorded by the lower authorities and the tribunal without any valid reasons. ये कह रहा है कि भाई हाई कोर्ट बिना वैलिड रीजन के फैक्चुअल फाइंडिंग प्रोसेस पे इंटरफेयर नहीं कर सकता. तो आपको एक चीज पता होगी कि भाई आईटेट जो होती है, CIT अपील्स, आईटेट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो अपनी आईटेट होती है वो क्या होती है, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती है. इसका मतलब ये है कि अगर आईटेट के पास आप कोई क्वेश्चन रेज करना चाहते हो तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है. लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े अथॉरिटीज होती है, वो ये कहती है कि भाई हमारे सामने आप जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है रेज नहीं कर सकते. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट छोटे मोटे काम है, क्लरिकल काम है, इसको जो है सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज बोले तो CIT अपील्स और ITT क्या करेगी, वेरीफाई करेगी. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आपको जाना है तो आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ ही लेके जाना पड़ेगा. अभी कहना चाह रहा है कि भाई हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती विद द फैक्चुअल फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द लोअर अथॉरिटीज विदाउट एनी वैलिड रीजन. देखो क्या रखा है, द प्रपोजिशन इज करेक्ट इन लॉ. भाई अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो आप फैक्चुअल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी में इंटरफेयर नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो कर सकते हो. अब देखो क्या रखा है, द फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट कैन नॉट बी डिस्टर्ब. अगर आईटेट ने क्या करा है, कोई फैक्ट को फाइंड करा है, डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता. इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर कन्फर्ड अंडर 260 सबसेक्शन है. आईटेट क्या है, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, and the finding of fact recorded by the tribunal can be interfered with by the high court only on the ground that the same were without evidence. तो अगर हाई कोर्ट इंटरफेयर करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है. कब, अगर बेसिकली जो आईटेट ने डिसीजन दिया था विदाउट एविडेंस या विदाउट मटेरियल दिया था, या फिर अगर फाइंडिंग
if the finding is contrary to the evidence or is perverse or there is no direct nexus between the conclusion of the fact and primary fact upon which the conclusion is based. मतलब बेसिकली अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है, अगर हाईकोर्ट के पास कोई वैलिड रीजन है तो वो क्या कर सकता है, फैक्चुअल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी में इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है तो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। अच्छा, वैलिड रीजन क्या हो सकता है कि भाई आईटेट ने जब फैक्चुअल फाइंडिंग करी थी तो अच्छे से नहीं करी थी, या उसने कोई एविडेंस को कंसिडर नहीं करा, या फिर उसने जो एविडेंस कंसिडर करा और जो कंक्लूजन दिया उन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट हाई कोर्ट हैज सेट असाइड द फैक्चुअल फाइंडिंग ऑफ द लोअर अथॉरिटीज एंड ट्रिब्यूनल विदाउट वैलिड रीजन। बिना वैलिड रीजन के आप नहीं कर सकते। तो हमने क्या बोला भाई, बिना वैलिड रीजन के आप जो है फैक्चुअल फाइंडिंग को साइड में नहीं रख सकते, ये नहीं कह सकते कि गलत है। एपेक्स कोर्ट हेल्ड that the findings of fact could not be interfered with by the High Court without carefully considering the facts on the record, the surrounding circumstances and the material evidence. There is no scope for interference with the factual finding unless the findings are per se without reason. मतलब अगर फाइंडिंग में कोई गड़बड़ नहीं है तो आप जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है, हाई कोर्ट को लगता है कि भाई जो फैक्चुअल फाइंडिंग से उस गड़बड़ है, आपके पास कोई वैलिड रीजन है, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली जाके उस फैक्चुअल फैक्ट फाइंडिंग में इंटरफेयर कर सकते हो, ये कह सकते हो कि गलत है, आप जो है वापस करके लेके आओ। इजी। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 10 तक कर लिया था अपन ने, 11 पे आ जाओ कि भाई अपने पास ये ऑर्डर पास हुए हैं, अपने को जो है क्या करना है, अपील फाइल करनी है। अपन कहाँ पर अपील फाइल कर सकते हैं और कितने समय में अपील अपने को फाइल करनी रहेगी। अच्छा, ऑर्डर पास हुआ है 143 सबसेक्शन 3 में, तो आप क्या कर सकते हो, सीआईटी अपील्स फाइल कर सकते हो, सीआईटी अपील्स फाइल कर सकते हो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। आपका दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप 264 के अंदर रिवीजन भी कर सकते हो, राइट। 264 के अंदर रिवीजन की एप्लीकेशन भी कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि या तो आपने अपना जो है अपील का राइट वेव ऑफ कर दिया, या फिर टाइम पीरियड टू फाइल अपील बिफोर सीआईटी अपील्स क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। सेकंड पॉइंट देखो क्या रखा है, 263 के अंदर कमिश्नर ने रिवीजन ऑर्डर पास करा, क्या करोगे, आईटेट के पास जो है आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर पास कर सकते हो, आईटेट के पास आप जो है अपील फाइल कर सकते हो, नॉट ऑर्डर, अपील फाइल कर सकते हो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो आईटेट के पास आप जा सकते हो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। थर्ड पॉइंट देखो क्या रखा है, 5/272 ए बाय द डायरेक्टर जनरल ने 272 ए के अंदर ऑर्डर पास करा है, क्या करोगे, विद इन 60 डेज आप जो है आईटेट के पास जाओगे। तो आईटेट के पास जो है आप अपील फाइल कर सकते हो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, आईटेट ने जो है 254 का ऑर्डर पास करा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आईटेट के बाद सुप्रीम अथॉरिटी कौन सी होती है, हाई कोर्ट। तो आईटेट का जो है ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप जो है हाई कोर्ट के पास जा सकते हो विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। तो अपन अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट पे। ईजी है ना, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या रखा है, हु कैन फाइल द मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। कौन कौन जो है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है बिफोर द आईटेट, व्हाट इज द टाइम लिमिट एंड व्हाट इज द फी। तो आ जाओ कुछ नहीं समझा देता हूँ। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि भाई सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास करा, आपको एक चीज़ पता है कि भाई सीआईटी अपील्स ने क्या करा, ऑर्डर पास करा। अच्छा, सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर पास कर दिया, एसएससी क्या करेगा, एसएससी जो है फॉर एग्जांपल एसएससी ने आईटेट के पास अपील फाइल कर दी, तो आईटेट क्या करेगा, आईटेट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि भाई रोहन ने क्या करा है, आपके ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपील फाइल करिए, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बता दो। उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो रेस्पोंडेंट क्या कर सकता है, कैन फाइल अ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ अपील, देयर इज नो फी फॉर फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। मैंने आपको समझा दिया कि भाई देखो क्या है ये, मैंने आपको बताया कि भाई ये आईटेट है, तो लिख लेते अपन ये आईटेट है। आईटेट पे जो है एसएससी ने अपील फाइल करी है, एसएससी ने अपील फाइल करी है, तो आईटेट क्या बोलेगा, आईटेट जो है डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई देखो एसएससी ने जो है अपील फाइल करी है, आपको ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे बता दो। इसी तरह से अगर डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट जो है अपील फाइल करता है आईटेट को, तो आईटेट क्या करेगा, एसएससी को बोलेगा कि भाई देखो डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करी है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो हमें बता दो। उसको अपन कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। विद इन 30 डेज आपको जो है क्या करना पड़ता है, रिप्लाई करना पड़ता है, और कोई भी फाइलिंग फीस नहीं है। तो जो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताया वही लोगों ने इधर एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको पढ़ लेना, राइट। तो देर इज नो फी एंड वही जो क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन वो अपन ने देख लिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 वही है जो अपन ने पहले क्वेश्चन करा था कि भाई 1 साल हो चुके हैं, अभी तक जो है क्या नहीं हुआ, आईटेट ने ऑर्डर पास नहीं करा, और गलती किसकी नहीं है, गलती एसएससी की नहीं है, तो क्या होगा, स्टे ऑफ डिमांड वेकेट नहीं होगी। जो एसएससी असेसिंग ऑफिसर है वो आपसे पैसा रिकवर नहीं कर सकता। तो एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ कंटेंशन ऑफ एओ क्या है, गलत है। देखो therefore the contention of AO is not correct. The stay of demand would stand vacated after इतना only in case जहाँ पर delay is attributable to the SSC। तो अगर डिले की गलती किसकी थी, एसएससी की गलती थी, एसएससी की गलती की वजह से डिले हुआ है तो स्टे ऑफ डिमांड वेकेट हो जाएगा। लेकिन अगर एसएससी की गलती की वजह से डिले नहीं हुआ है तो स्टे ऑफ डिमांड वेकेट नहीं होगा। तो डिट्टो सेम क्वेश्चन है जैसा अपन उधर देखा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस ये है कि भाई वो क्वेश्चन आईसीएम का था और ये क्वेश्चन नवंबर 22 एग्जाम का है, राइट। अब देखो क्या रखा है,
डिस्कस द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। आईटेट जो है एडिशनल एविडेंस को एडमिट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईटेट कैन नॉट एडमिट एडिशनल एविडेंस, तो हम कहेंगे कि देखो आईटेट जो है एडिशनल एविडेंस को एडमिट कर सकता है, उसकी एक्सेप्शंस क्या दे रखे हैं। Where the ITET requires any document to be produced or any witness to be examined or affidavit to be filed to enable it to pass the orders, या फिर where the income tax authorities have decided the case without giving sufficient opportunity to the SSC to adduce evidence either on the point specified by them or not specified by them. So in case of point number A, ITET क्या कर सकता है, may allow such document to be produced or witness to be examined or affidavit. और second केस में क्या कर सकता है, second केस में ITET may allow such evidence to be adduced, however in both the cases ITET should record reasons in writing. मतलब वही बात है, एडिशनल एविडेंस को आप एडमिट कर सकते हो, बट क्या है कुछ कंडीशंस दे रखी है, कुछ कंडीशंस दे रखी है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब बताओ बेसिक प्रोविजन पढ़ दो क्या दे रखा है। तो रूल 29 ऑफ आईटेट रूल्स डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर द एपेलेट अथॉरिटीज। द पार्टीज शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस। ठीक है, तो पार्टी जो है एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन अगर जेन्युइन रीजन से तो अपन कर सकते हैं, राइट। तो ये कह रहा है कि भाई आईटेट कैन नॉट एडमिट एडिशनल एविडेंस, तो हम कहेंगे कि ये नहीं, गलत बात है, वो एडिशनल एविडेंस एडमिट कर सकती है, बट इन दो पर्टिकुलर केसेस में ही कर सकती है। अच्छा, अपन ने सीआईटी में भी देखा था, क्या कि भाई एडिशनल एविडेंस कब कब एडमिट होते हैं। अपन ने 4 पॉइंट जगह थे, देखो ये रहे सीआईटी के 4 पॉइंट्स अब इधर आ गए, आईटेट के अपन ने 2 पॉइंट्स उधर देख लिए, राइट। सेकंड पॉइंट देखो क्या दे रखा है, द सीआईटी कैन रिवाइज द ऑर्डर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील बिफोर द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी। तो सीआईटी क्या रिवाइज कर सकता है 263 में ऑर्डर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील बिफोर द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी। तो 263 में आपको पता है 263 में क्या लगता है, 263 में पार्शियल मर्जर का कॉन्सेप्ट लगता है। 263 में जो है पार्शियल मर्जर का कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर अपील हो गई है सीआईटी अपील्स को, और ए बी सी डी मैटर्स में ए बी सी पे क्या हो रखा है, ए बी सी में जो है डिसीजन दे दिया कि इसने सीआईटी अपील्स ने, तो डी वाला जो मैटर है उसको क्या कर सकते हैं अपन 263 के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, राइट। इतनी कहानी आपको समझ में आई। ऑलराइट गाइस, तो अपन क्या देख रहे थे, वे सीआईटी अपील्स कैन रिवाइज द ऑर्डर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील बिफोर द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी। तो हम बताएंगे कि भाई 263 के अंदर क्या लगता है, पार्शियल मर्जर का कॉन्सेप्ट लगता है। जो मैटर्स अपील में डिसाइड हो गए हैं उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो मैटर्स अपील में डिसाइड नहीं हुए उसको आप रिवाइज कर सकते हो, आप पढ़ लो। 263 प्रोवाइड्स दैट अगर ऑर्डर पास बाय द एओ हैज बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील, आपने अपील फाइल कर दी है, उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाउएवर एट द सेम टाइम 263 अप्लाई हो जाएगा टू सच मैटर्स जो अपील के अंदर डिसाइड नहीं हुए हैं। अच्छा, ये तो हो गई किसकी बात, 263 की बात। अब 264 पे आ जाओ। 264 किस पे अप्लाई होता है, 264 बेसिकली टोटल मर्जर पे अप्लाई होता है। टोटल मर्जर का केस जो है उस पर क्या होता है, अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑर्डर जो है इस सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि भाई अब जो है ये क्या हो चुका है, टोटली मर्ज हो चुका है विद द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील्स। 264 के अंदर आप क्या करते हो, कर सकते हो एओ के ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जब एओ का ऑर्डर अपील पे चला जाता है सीआईटी अपील्स पर, तो सीआईटी अपील्स क्या करता है, ऑर्डर पास कर दिया, तो 2 ये मानता है कि अब जो एओ का ऑर्डर है वो मर्ज हो चुका है सीआईटी अपील्स के ऑर्डर पे। अच्छा, और 264 में जो है अपन क्या कर सकते हैं, अपन बेसिकली एओ के ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, और क्योंकि प्रेजेंट केस में एओ का जो ऑर्डर है वो किस मर्ज हो चुका है, सीआईटी अपील के ऑर्डर से मर्ज हो चुका है, देयरफॉर 263 जो है आप रिवाइज नहीं कर सकते। 264 के अंदर आप रिवीजन नहीं कर सकते। तो 264 इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल मर्जर। ठीक है, कि भाई अगर फॉर एग्जांपल 4 मैटर पे, किसी 2 पर्टिकुलर मैटर पे क्या कर दिया सीआईटी अपील्स ने जो है डिसीजन दे दिया, तो ये माना जाता है कि भाई पूरे के पूरे 4 मैटर मर्ज हो चुके हैं किससे, सीआईटी अपील के ऑर्डर से। तो 263 जो है पार्शियल मर्जर के कॉन्सेप्ट पे चलता है, एंड 264 टोटल मर्जर के कॉन्सेप्ट पे चलता है। गिव मी अ सेकंड। और फिर आपने 264 में कंडीशन भी पढ़ रखी है, क्या कंडीशन पढ़ रखी है कि अगर 264 के अंदर आपको रिवीजन करना है तो एसएससी को क्या करना पड़ेगा, एसएससी को बेसिकली या तो 2 चीजें करनी पड़ेगी, या तो टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग अपील बिफोर सीआईटी बिल्स एक्सपायर हो चुका है, या फिर टाइम एक्सपायर नहीं हो गया लेकिन उसने अपना जो राइट ऑफ अपील है उसको वीव ऑफ कर दिया है। तो देखो वही दे रखा है कि द कमिश्नर शैल नॉट रिवाइज द ऑर्डर अंडर 264 where an appeal against the order lies to CIT appeals or appellate tribunal but it has not been made in time within which such appeal may be passed may has not expired। तो ये कह रहा है कि भाई वेयर एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर लाइज टू सीआईटी appeals or appellate tribunal but it has not been made and the time within which has not expired, तो आप जो है क्या नहीं कर सकते, आप रिवीजन नहीं कर सकते। अगर टाइम एक्सपायर हो जाता है तो आप रिवीजन कर सकते हो, टाइम एक्सपायर नहीं हुआ तो आप रिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर एसएससी क्या करता है, अपने राइट ऑफ अपील को वेव ऑफ कर देता है, तो उस केस में भी जो है उस केस में क्या हो जाएगा, 264 के अंदर रिवीजन पॉसिबल है। इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो क्या कह रहा है, assessment of Bhajan Limited was completed under 143 subsection 3 with an addition of 15 lakh to the return income. The assessing officer preferred an appeal
बिफोर सीआईटी अपील्स व्हिच इज पेंडिंग नाउ। आप किसके पास चले गए, आप जो है सीआईटी अपील्स के पास चले गए। देखो क्या दे रखा है कि भी कैन द एओ पास द ऑर्डर अंडर 154 फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू नॉट बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। तो आपको पता है कि भाई जो अपना 164 होता है, 154 होता है, नॉट 164, जो अपना 154 होता है और जो अपना 263 होता है वो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मेजर के बेसिस पे चलता है। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई मैटर अगर अपील में डिसाइड हो गए हैं तो उसको आप जो रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उस पर जो है आप रिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन कोई मैटर जो है अगर अभी तक सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील नहीं हुआ है, मतलब अपील में उस पर्टिकुलर मैटर पे डिसीजन नहीं आया है, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर सकते हो। तो इसमें वही पूछ रहा है कि भाई क्या एओ पास कर सकता है ऑर्डर अंडर 154 फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू जो नॉट बीइंग अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील, जो अभी तक अपील में डिसीजन नहीं हुआ है उसका। ओ तो क्या नॉट, हम कहेंगे बिल्कुल आप कर सकते हो। जो 154 होता है वो भी क्या चलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मेजर पे चलता है। देखो ये रहा 154 क्या चलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मेजर पे चलता है। So since the issue under consideration in the case relates to the rectification of mistake in respect of matter which is not the subject matter of appeal, the AO can pass the rectification order. Second point देखो क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट मुझे बता रखा है, कैन द एसएससी कंपनी सीक रिवीजन अंडर 264 इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स अदर देन दोस प्रेफर्ड इन द अपील। तो आपको पता है कि भाई 264 के अंदर आप जो है रिवीजन नहीं कर सकते अगर आपने जो है क्या कर दिया, अपील फाइल कर दी टू सीआईटी अपील्स। अपन अभी ऊपर सारे रीजन देखे तो हमने देखा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर एज पर 264 कमिश्नर शेल नॉट रिवाइज द ऑर्डर अगर ऑर्डर हैज बीन मेड द सब्जेक्ट ऑफ अपील, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील बिफोर सीआईटी अपील्स। इसमें क्या लगता है, टोटल मर्जर का कॉन्सेप्ट लगता है। देयरफॉर अंडर 264 कमिश्नर कैन नॉट रिवाइज द ऑर्डर व्हिच इज पेंडिंग बिफोर सीआईटी अपील्स इवन इफ द रिवीजन रिलेट्स टू अ मैटर अदर देन दोस नॉट डिसाइडेड इन द अपील। तो बेसिकली आपको पता है कि जो अपना 264 होता है वो टोटल मर्जर के कॉन्सेप्ट पे चलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर के कॉन्सेप्ट पे चलता है। अगर आपने अपील फाइल कर दी है तो आप जो है रिवीजन नहीं कर सकते। तीसरे पॉइंट पे देखो क्या रखा है, कैन द कमिश्नर मेक अ रिवीजन बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स कवर्ड इन द अपील एंड अदर मैटर्स। हम कहेंगे नहीं। 264 क्या होता है, पार्शियल मर्जर के कॉन्सेप्ट पे चलता है। जो मैटर्स अपील में डिसाइड हो चुके हैं, जो मैटर्स अपील में डिसाइड हो चुके हैं उस पे 263 का रिवीजन नहीं चलेगा, लेकिन जो मैटर्स अपील में डिसाइड नहीं हुए उस पर 263 का रिवीजन हो सकता है। तो ये बोला है कि भाई क्या कमिश्नर रिवीजन कर सकता है दोनों मेथड्स पे, जो डिसाइड हो चुके हैं और जो डिसाइड नहीं हुए हैं। तो हम कहेंगे कि जो डिसाइड हो चुके हैं उस पर तो नहीं रिवीजन हो सकता, लेकिन जो डिसाइड नहीं हुए उस पर रिवीजन हो सकता है। और अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर क्या होता है, फिर टोटल मर्जर क्या होता है, 263 क्या होता है, 264 क्या होता है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप मेरी जो है यूट्यूब पे फ्री में रिवीजन वीडियो देख लेना जो नवंबर 24 के लिए एप्लीकेबल है। उसमें जो है आप मैंने बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों को समझा रखा है, ठीक है। तो अनलेस कि आपको प्रोविजन पता है, मे बी आपको जो है ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और आपको बार बार ये कहता हूँ कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच को सॉल्व करने से पहले एक बार जो है आप खुद से बैठ के प्रोविजन जरूर देखना। तो देखो वही उन लोगों ने बात बताई जो मैंने आपको समझाया ना, वही लोगों ने बात बताई कि भाई 263 जो है बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर के बेसिस पे चलता है। डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर कहाँ है, देखो ये रहा डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अपना जो है अपील्स एंड रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी, कब फाइल करी, 30/7/2020 को फाइल करी। प्रीवियस ईयर था मेरा 19-20 और प्रीवियस ईयर 2019-20 की रिटर्न फाइल करी मैंने 30/7/2020 को। अब देखो क्या दे रखा है कि भाई असेसमेंट अंडर 143 सबसेक्शन 3 वाज कंप्लीटेड 15 जून 2022 एंड एओ ने क्या करा, दो एडिशन करे। एक तो एडिशन करा 7 लाख का फॉर अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट और एक एडिशन करा 3 लाख का फॉर 40A1A फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ एविडेंस अंडर फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ एविडेंस ऑफ TDS 7। तो बेसिकली एओ ने क्या करा, 143 सबसेक्शन 3 में एडिशन असेसमेंट करते समय दो एडिशन करे, एक तो 8 लाख का और एक 3 लाख का। एसएससी जो है बड़ा परेशान हो गया। एसएससी ने क्या करा, देखो एसएससी बीइंग अग्रीव्ड कंटेस्टेड द एडिशन ऑफ 8 लाख अंडर 68। वो उसने जो है क्या करी, अपील फाइल कर दी। इस 8 लाख के एडिशन पे जो है, इस 8 लाख के एडिशन पे उसने क्या करा, इस 8 लाख के एडिशन पे उसने सीआईटी अपील्स में जो है अपील फाइल कर दी। अपील डिसाइड हो गई, देखो दे रखा है अपील वॉज डिसाइडेड ऑन 5 जनवरी 2023 अगेंस्ट एसएससी। तो सीआईटी अपील्स ने बोला कि भाई देखो जो एओ ने एडिशन कर रखा है वो एकदम सही है। अब मुझे एक चीज समझाओ कि भाई 143 सबसेक्शन 3 में दो एडिशन थे, एक एडिशन पे आपने क्या करा, सीआईटी अपील फाइल कर दिया। क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि जो दूसरा एडिशन है इस पे क्या 154 कर सकते हो, क्या 154 में रेक्टिफिकेशन पे जा सकते हो। तो हम कहेंगे बिल्कुल जा सकते हैं। 154 पार्शियल मर्जर के कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो 154 क्या कहता है कि भाई जो भी मैटर्स अपील में डिसाइड नहीं हुए हैं उन मैटर्स पे 164 हो सकता है। क्या इस पर्टिकुलर मैटर पे 263 हो सकता है, बिल्कुल 263 भी हो सकता है। नाउ द एसएससी सीक्स योर एडवाइस एज टू वेदर इट शुड अप्लाई फॉर रिवीजन अंडर 264 या फिर 154। तो ये कह रहा है कि जो सेकंड नंबर का मैटर है, ये जो सेकंड नंबर का मैटर है इस पे हम क्या करें, कह रहा है कि जो सेकंड नंबर का मैटर है ना, कौन सा वाला, जो सेकंड नंबर का मैटर है इस पे हम 264 जाएं या फिर 154 जाएं। तो आपको तो एक चीज पता है, फिर 264 तो आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर पे आपने अपील फाइल कर दी है, ठीक है, और डिसीजन मिल चुका है उस पर, तो आप जो है 264 जो है फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 264 लगता है 2 चलता है डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर पे। तो आपने बताया भाई 264 कब हो सकता है, या तो आपने अपील फाइल नहीं करी है, टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है, या फिर आप जो है अपील फाइल कर सकते हो लेकिन आपने अपना जो है राइट ऑफ अपील क्या कर दिया है, विव ऑफ कर दिया है।
पर्टिकुलर केस में 264 हो सकता है। पर्टिकुलर केस में आपने क्या करा है, अपील फाइल कर दिया सीआईटी अपील्स को, तो बेसिकली 264 नहीं हो सकता। क्या 154 हो सकता है? बिल्कुल 154 हो सकता है। मैंने आपको बताया 154 जो है पार्शियल मर्जर के कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो जो मैंने आपको समझाया वही आपको इधर लिख रखा है। पहले 264 समझाया, 254 154 समझाया, 264 चलता है टोटल मर्जर पे, 154 चलता है पार्शियल मर्जर पे। फिर लोगों ने एक्सप्लेन करा केस, और फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है रेक्टिफिकेशन अंडर 154 फाइल कर सकते हो, 264 पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली अपना जो है अपील्स एंड रिवीजन वाला पूरा चैप्टर हो गया। नेक्स्ट अपन चालू करते हैं पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन।